नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। कभी भी कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। वैज्ञानिकों ने इसकी चेतावनी जारी कर दी है। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा और सरकार बार बार कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है, तो वैक्सीन लगवाने की अपील भी की जा रही है। इंडिया न्यूज भी सभी दर्शकों से अफवाहों पर ध्यान न देकर टीका लगवाने की अपील कर रहा है। इसलिए आपकी सेहत की फिक्र करते हुए हमने खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर की शुरुआत की है। अगर आपको या परिवार में किसी को भी स्वास्थ्य संबंधित कोई भी परेशानी है तो हमारे खास शो में डॉक्टर से आप सीधे बात कर सकते हैं। आप वैक्सीन या कोरोना संबंधित जानकारी भी डॉक्टर से ले सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, तो हरियाणा सरकार भी अलर्ट पर है। सरकार की ओर से क्या तैयारियां की गई हैं, ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले आपको दिखा दें। तीसरी लहर से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उपकरण और दवाइयों के स्टॉक की निगरानी रखी जा रही है ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई गई है। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ की नई भर्तियों पर जोर दिया जा रहा है। कई जिलों में ऑक्सीजन के नए प्लांट लगाए गए हैं। पानीपत, हिसार में 500 बेड के अस्पताल बनाए गए हैं। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए लोगों से लगातार अपील की जा रही है। टेस्टिंग लैब की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की कोरोना की जांच हो सके। कोविड देखभाल केंद्रों में भी बढ़ोतरी की गई है। कोविड संक्रमण आकलन के लिए एक सर्वे भी तैयार किया गया है। ई संजीवनी और टेली परामर्श सेवाएं शुरू की गई। टेली मेडिसिन की शुरुआत भी की गई है। हरियाणा ग्राम सामान्य स्वास्थ्य जांच योजना की शुरुआत की गई है ताकि गांवों में भी लोगों को स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना आए। गरीबों को मुफ्त चिकित्सा उपचार की व्यवस्था रखी गई है। ऑक्सीजन हेल्पलाइन की स्थापना की गई है। टीकाकरण अभियान पर जोर दिया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो सके। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है और साथ ही साथ देखिए डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं। दूसरी लहर को कैसे हराया है, क्या कुछ कदम उठाए गए, क्या जरूरी ऐसे कदम रहे जो सरकार की तरफ से समय रहते उठाए गए जिससे कि स्थिति नियंत्रण में आ सकी। सभी जिलों के अस्पतालों में 24,000 से ज्यादा कोविड बेड उपलब्ध करवाए गए हैं। अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस में बेड की क्षमता को बढ़ाया गया है। आवश्यक उपकरण, दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। कोरोना काल में स्कूली बच्चों के लिए भी योजना चलाई जा रही है। बच्चों के स्कूल चूंकि खुल चुके हैं और बच्चों पर ध्यान देने के लिए अब सरकार ने हरियाणा टैबलेट योजना 2021 की भी शुरुआत की है। टैबलेट के जरिए ऑनलाइन क्लासेस बच्चे अटेंड कर पाएंगे। हेलो डॉक्टर में हमारे साथ डॉक्टर्स का एक खास पैनल जुड़ता है जिससे हमारे दर्शक भी अपने सवाल पूछ पाते हैं और हम भी कोशिश करते हैं कि आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल सके। आज डॉक्टर कपिल शर्मा डेंटल सर्जन हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कपिल शर्मा। डॉक्टर एल तोमर ऑर्थोपेडिक्स हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एल तोमर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर कपिल शर्मा, सबसे पहले आपका रुख मैं करना चाहूँगी। देखिए, केसेस काफ़ी कम हो गए हैं और केसेस कम होने के साथ साथ लोगों के अंदर जो कोरोना को लेकर डर था, भय था, वो भी कम होने लगा है। लेकिन ये जो स्थिति है अभी बहुत सेंसिटिव है। अगर लोग अब लापरवाही बरतते हैं तो फिर आगे आने वाले समय में परेशानी और बड़ी हो सकती है। मैम, जैसे अभी हम लोगों का जो वैक्सीनेशन ड्राइव था वो भी बहुत तेजी से हुआ, तो ये भी एक कारण है कि हमारे यहाँ जो कोरोना की केसेज अभी बड़े नियंत्रण में है। लेकिन इस नियंत्रण की को देखते हुए हमें ये सोचने का जरूरत नहीं है कि अब हमें कुछ नहीं होगा या कोरोना दोबारा नहीं आ सकता या उसकी जो थर्ड वेव की एक्सपेक्टेशंस हम लोग कर रहे थे वो नहीं होगी। हमें अपने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको मेंटेन करना होगा।
उसका पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि अब हमारे यहाँ त्योहारों का मौसम आ गया है, त्योहार आ गए हैं, अभी श्राद्ध खत्म होंगे, फिर नवरात्रे होंगे, फिर दशहरा, फिर दिवाली, बहुत सारे पर्व आने वाले हैं। तो हमें जी। भीड़ भाड़ वाले एरियाज में जाने से बचना होगा और अपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी होगी, मास्क लगाना होगा और प्रॉपर सैनिटाइजेशन का प्रयोग करना होगा। बिल्कुल, ये ज़रूरी कदम उठाने बहुत ज़रूरी हैं, तभी कहीं न कहीं स्थिति जो है वो नियंत्रण में जो अब दिख रही है वो आगे आने वाले समय में भी रहेगी। डॉक्टर एल तोमर, आपका मैं रुख करना चाहूँगी। देखिए, जिस तरीके से डॉक्टर कपिल शर्मा कह रहे हैं, वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है, वैक्सीनेशन को लेकर तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। यही एक सुरक्षा चक्र भी कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अब लोगों के अंदर एक डर, भय, तकलीफ जो है वो कहीं न कहीं वैक्सीनेशन को लेकर भी देखने को मिल रही है और कुछ एक तबका ऐसा है जो वैक्सीनेशन से डर रहा है, घबरा रहा है, तो दूसरा तबका ये बेफिक्री के मोड पर है कि अब कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे कि डॉक्टर कपिल ने टिप्पणी की है, बहुत ही उचित टिप्पणी की है। अभी आजकल कोरोना के केसेस काफी कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमें अपने गार्ड्स डाउन नहीं करने चाहिए और ये समझ के नहीं बैठ जाना चाहिए कि कोरोना का इन्फेक्शन बिल्कुल गायब हो चुका है। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत सही बात है कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव जिस तरह से हमारे देश में हमारी सरकार ने रुख अख्तियार किया है और जिस तरह से वैक्सीनेशन हुआ है, उससे स्थिति काफ़ी नियंत्रण में है। लेकिन अभी भी बहुत सारी हमारी पॉपुलेशन जो कि बच्चे हैं, सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है जो वैक्सीन ना तो अवेलेबल है, ना ही वैक्सीनेशन उनका हुआ है। तो अभी हमें बिल्कुल ऐसा निश्चिंत होने का जरूरत नहीं है, हमें सारी सावधानियां बरतनी है, सारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, भीड़ भाड़ से बचना है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी फेस्टिवल सीजन आने वाला है, सब चीज़ों से हमें इससे बच के रहना होगा और अगर हम किसी तरीके से ही बच के रह जाते हैं तो फिर तीसरी वेव के आने की संभावनाएं कम मानी जाएंगी। बट अभी इसकी संभावनाओं से नकारा नहीं जा सकता कि इन्फेक्शन की वेव दोबारा आ सकती है। इस सब के बावजूद भी कि वैक्सीनेशन हो चुका है, 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन लगभग फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन की लग चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है जो कि वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और हमेशा किसी भी वायरस में, कोविड वायरस में भी म्यूटेशन होने की संभावनाएं रह सकती हैं और वो किसी भी वैक्सीन को बाईपास कर सकती है। इसलिए हमें उन संभावनाओं को लेकर चलना होगा और सारी सावधानियां कोविड से बचने के लिए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं डॉक्टर एल तोमर। अगर म्यूटेंट होता है या फिर अपना कोरोना रूप बदलता है तो कहीं ना कहीं ये स्थिति जो है वो और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। डॉक्टर कपिल शर्मा, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी एक बात है कि अगर म्यूटेंट होता है, देखिए 2 नए म्यूटेंट हमारे सामने आ चुके हैं अभी, अगर हम रिसेंटली बात करते हैं, तो लोगों के मन में एक ये चीज़ है, ये भ्रम है कि अगर कोरोना अपना रूप बदलता है तो जो वैक्सीनेशन वो करवा रहे हैं वो उसके लिए कारगर नहीं है, क्योंकि अब नई नई स्टडी आ रही हैं, नए नए रिसर्च आ रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन आप करवा रहे हैं वो अगर कोरोना अपना रूप बदलता है, म्यूटेशन होता है, तो फिर वहाँ पर इफेक्टिव नहीं रहती है। और अगर कोरोना अपना रूप बदलता है तो फिर इन्फेक्शन के चांसेस कितने बड़े हो जाते हैं वो आप और हम बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मैम देखिए, जो कोरोना है ये हमें सबसे पहले समझना होगा, ये पीएमओपी वायरस है और ये बहुत तेजी से अपना म्यूटेट हो रहा है। जैसे हमने देखा, पहले अल्फा आया, फिर बीटा आया, फिर डेल्टा आया, अभी गामा और लैम्डा भी आ गए हैं, अभी और म्यूटेशंस भी हो रही हैं। तो सबसे पहले हमें एक और चीज पे भी अपने मानस पटल पर इसको लाना होगा कि जो भी वैक्सीनेशन है वो हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि अगर कोई भी वेरिएंट है, अगर कोई भी म्यूटेशन होती है, वो वेरिएंट अगर हमारे में इम्पैक्ट करता है तो पहली बात तो जानलेवा नहीं होगा, है ना, उससे हमें बचाएगा। दूसरी बात की रही बात की म्यूटेशन हो रही है तो हमारी वैक्सीनेशन का कोई फायदा नहीं है, ऐसा नहीं है। म्यूटेशन होती रहेगी, ये सदियों से चला आ रहा है, वायरस अपने आप को म्यूटेट करते रहते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन की जरूरत बनी रहती है। और उतनी ही, जैसे आप पोलियो वैक्सीन है या कोई भी वैक्सीन है, जो भी है, ये सब चीजों की वैक्सीन बनती रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि पोलियो से हम इरेडिकेट नहीं हुआ, हमारे इंडिया से पोलियो इरेडिकेट हो गया, तो ऐसे ही एक समय आएगा कोरोना भी इरेडिकेट हो जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, म्यूटेशन अपनी जगह चलती रहेगी। हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, हमें उसमें पूरा सहयोग लेना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर भाग लेकर अपने आप को वैक्सीनेशन से युक्त करना चाहिए।
बिल्कुल, ये ज़रूरी कदम है जो उठाने चाहिए और लोगों को इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर एल तोमर, जिस तरह से आप भी ज़िक्र कर रहे थे कि जो फेस्टिवल सीज़न है वो कहीं न कहीं परेशानी भरा हो सकता है। अब आगे आने वाले समय में लोग लापरवाही बरत सकते हैं और अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। कई जगहों से तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जहाँ लोग मास्क भूल चुके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भूल चुके हैं। लेकिन जिस तरह से अब फेस्टिवल सीज़न आने वाला है, ऐसे में गैदरिंग ज़्यादा होगी, लोग एक दूसरे से मिलेंगे भी। लेकिन सवाल यही है कि अगर फेस्टिवल सीज़न में ये तकलीफ और ज़्यादा बढ़ती है या कोरोना अपना रूप बदल लेता है या फिर केसेस बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते हैं, तो उससे पहले आप लोगों को किस तरह की सलाह देना चाहेंगे, चूँकि फेस्टिवल सीज़न भी नज़दीक है और ऐसे में कैसे अपना खास ख्याल रखें? देखिए, इसमें तो खास ख्याल रखने वाले जो सारी बात वही है जो कि बहुत पहले से मीडिया के माध्यम से भी और सभी तरीके से समझाई जा रही है कि वैक्सीन जिसने नहीं लिया हो वैक्सीन लेना जरूरी है, नंबर 1। उससे किसी तरीके का परहेज ना करें, किसी गलत फहमी में या किसी के मिथ के उसमें नहीं आए। जहाँ भी वैक्सीन अवेलेबल है वैक्सीन लगवाएं, नंबर 1। नंबर 2, जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, राइट, मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइज करने हैं, वो बहुत ही जरूरी है, सबको वो फॉलो करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी है। भीड़ भाड़ वाली जगहों से जितना बचें उतना ही अच्छा है। तो ये सारी चीज ऐसी जरूरी, अपनी इम्यूनिटी मेंटेन करके रखें, डाइट पे कंट्रोल करें, मतलब सारी चीज जो हमने कोविड से बचने के लिए पहले की है उन सभी चीजों पे ध्यान देना होगा। और अगर हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं तो चांसेस हो सकते हैं, जैसे कि पहले बताया कि अगर म्यूटेशन होता भी है तो म्यूटेशन होने के बावजूद भी अगर वैक्सीन लगी हुई है या जिन लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है, हमारी जो इम्यूनिटी वाली जो टी सेल्स हैं उसमें मेमोरी होती है, तो इसलिए कोई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अभी हमें मानना होगा और हमें ये स्वीकार करना होगा कि अभी हमारी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है जिसे वैक्सीन नहीं लगी है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और हैं उनके लिए अभी वैक्सीन नहीं है। डॉक्टर कपिल शर्मा। नहीं लगी है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर एल तोमर जो बात कह रहे हैं, वैक्सीनेशन की रफ्तार जितनी तेज़ होनी चाहिए उतनी तेज़ नहीं दिखाई दे रही है। कई सारी ऐसी टेक्निकल दिक्कतें भी हैं, कई ऐसी दिक्कतें हैं जहां लोगों को वैक्सीन का स्टॉक भी अवेलेबल नहीं है और साथ ही साथ लोगों की जो दिलचस्पी है, लोगों का जो इंटरेस्ट है, वो भी कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जो आगे आने वाले समय में कोरोना जो है वो घातक रूप ले सकता है। मैम, जरूर हो सकता है। हम सबको ये मानना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए सांस लेना जरूरी है, क्योंकि कोविड जैसे आया हम सब लोगों ने देखा दुनिया एकदम से थम गई थी, हम लोग सब अपने घरों में चले गए थे। अगर हम चाहते हैं कि वैसा ही जो ब्रेक है हमारी लाइफ में ना लगे, वैसे ही हमें लॉसेस का मतलब अगर हम उन्हें अवॉइड करना चाहते हैं तो हमें वैक्सीनेशन को जाना चाहिए। वैक्सीनेशन के लिए अब मैं समझता हूँ कि किसी भी तरह की कोई भ्रांतियां नहीं रहनी चाहिए लोगों में, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों को कई मतलब लगभग जहां तक मेरा अंदाजा है 30-40 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगभग हो चुका है। 30-40 करोड़ हमारी डोज हो चुकी हैं। इतने लोगों के डोज होने के बाद कोई भ्रांति नहीं रह जानी चाहिए कि वैक्सीनेशन का कोई साइड इफेक्ट है। अगर मेरी बात की जाए तो मुझे 17 फरवरी को वैक्सीनेशन लगा था फर्स्ट डोज, उसके बाद 17 जनवरी 17 फरवरी को दूसरा डोज लगा। मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई ऐसे साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसे लाखों डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनको सबसे पहले वैक्सीनेशन लगा, किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और अगर छुटपुट कोई साइड इफेक्ट है तो भी वो बहुत माइनर है, जिसके लिए कोई वरी करने वाली बात नहीं है। तो अब किसी भी बिना किसी संशय के, बिना किसी भ्रांति के ऊपर गौर किए हमें अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जहाँ पे भी कोविड वैक्सीन लग रहा है, हमें वैक्सीनेशन ड्राइव में भाग लेना चाहिए और लोगों को औरों को भी मोटिवेट करना चाहिए कि हमें वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए डॉक्टर एल तोमर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेशन का भी अगर हम जिक्र करते हैं तो वैक्सीनेशन के बाद कई लोगों को माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, कई लोगों को कुछ एलर्जी आती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस भ्रम में रहते हैं 2-2, 3-3 महीने बाद अगर उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसको वैक्सीनेशन से जोड़कर देखने लग जाते हैं। उनको लगता है कि वैक्सीनेशन के कारण ऐसा हुआ है। वो नॉर्मल रूटीन का हिस्सा है, चूँकि कोरोना के अलावा भी बहुत सारे इन्फेक्शन हैं, कोरोना के अलावा भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं, लेकिन लोग हर चीज को कोरोना के और फिर वैक्सीनेशन से जोड़कर देखने लग जाते हैं। ऐसे में जो दूसरे लोग हैं वो कहीं ना कहीं डर का शिकार हो जाते हैं और ये भी एक कारण सामने आता है कि वैक्सीनेशन की जो रफ्तार होनी चाहिए वो नहीं दिखाई देती। मैम देखिए, ऐसा है कि अगर किसी को 3 महीने 4 महीने बाद सिम्टम आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है
कि वो उसको हमें कोरोना वैक्सीन से ही जोड़कर देखना चाहिए। वो एक कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, हमारी बॉडी एक मशीन है, अंदर क्या मैकेनिज्म, क्या प्रॉब्लम, क्या चीज डेवलप हो रही है, उसको बिल्कुल प्रिडिक्ट कर पाना असंभव है। हाँ, लेकिन मैं मानता हूँ कुछ केसेस में जो कोविड से रिकवर हुए हैं, उन केसेस में जिनको कुछ लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम या कार्डियक प्रॉब्लम्स आई हैं, या हार्ट की कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, कुछ परेशानियां रही हैं, कमजोरी रही है, उसको देखते हुए हमें ये भ्रांति नहीं फैलानी चाहिए, या फैलने नहीं देनी चाहिए, या अपने मुंह से किसी और को नहीं बोलना चाहिए कि ऐसा हो रहा है। क्योंकि अभी तक करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगी है। अगर किसी को सिम्टम आए होते तो अभी तक हमारी साइंटिस्ट, मेडिकल साइंस जो है उसको उजागर कर चुकी होती, और जरूर कोई ना कोई अगर ऐसी कोई साइड इफेक्ट होते तो हम उसमें हमारी वैक्सीनेशन में भी बदलाव कर चुके होते। ऐसा कुछ नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइड वैक्सीनेशन चल रही है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो इंग्लैंड है, चाहे इंडिया है, सभी जगह वैक्सीनेशन शांतिपूर्वक तरीके से चल रही है, बिना किसी साइड इफेक्ट से चल रही है। छोटा मोटा साइड इफेक्ट को हमें नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हमें अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि 3-4 महीने बाद मुझे नहीं लगता किसी भी वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स आते हैं। जी, ठीक है। इसी बीच एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फरीदाबाद से, तोताराम एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। तोताराम जी, आपका स्वागत है। क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। जी, हेलो, नमस्ते जी। जी मैडम, मैं फरीदाबाद से बोल रहा था जी कि जैसे कि जुकाम होता है, जुकाम जी, तो कै दिन अगर ये चलता है, इसको दवाई दें या फिर क्या करें? हेलो जी, अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएंगे आप? मैडम, मेरे थोड़ा जुकाम की प्रॉब्लम है जी। तो जुकाम में कै दिन जुकाम रहना चाहिए? हेलो, ठीक है, अपना सवाल आप पूरा कीजिए। मैडम, मेरे जुकाम की प्रॉब्लम है थोड़ी सी। बिल्कुल, आपको जुकाम की प्रॉब्लम है, आगे बोलिए। बस यही है, यही। हेलो, ठीक है, आपका सवाल हम सही से सुन नहीं पाए, आप दोबारा से कनेक्ट होके अपना सवाल पूरा कीजिए। मैं ये कह रहा था, मेरी बात सुनो, कि मेरे थोड़ी जुकाम की प्रॉब्लम है। तो आगे बोलिए, आप आगे बताइए। बस यही है, जुकाम पानी से निकलता है नाक में से। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर एल तोमर, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स जिनको होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कोरोना से घबरा जाते हैं। क्योंकि अब ये जो सीज़न चल रहा है, हमने देखा कि रेनी सीज़न भी रहा, इसमें भी बहुत सारे इन्फेक्शंस आए, लेकिन हर चीज़ को लोग कोरोना से जोड़कर देखने लग जाते हैं। उससे कहीं ना कहीं मन में भी एक डर भय की स्थिति पैदा हो जाती है, जो भी कहीं ना कहीं बीमारियों से फाइट करने में आपको रोकती है, आपके एक बैरियर बनती है। देखिए, इस वक्त इस जो वेदर चल रहा है, इसमें वायरल इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा वायरस, टाइफाइड, डेंगू, बहुत सारे फीवर्स चल रहे हैं। पर जैसे आपने कहा कि कोरोना का भय है, ऐसा कोरोना वाला भय तो नहीं है लोगों के अंदर कि हर एक आदमी कोविड ही समझ रहा है। तो इनफैक्ट वो कोविड नहीं समझते हैं, और आजकल टेस्ट भी इतनी आसानी से हो जाता है कोविड का, और उससे मालूम हो जाता है कि ये कोविड इन्फेक्शन नहीं है। तो अभी तो प्रेजेंटली इन दिस पार्ट ऑफ इंडिया तो कोविड के केसेस बहुत ही कम हैं, और लोग ऐसे डरे हुए भी नहीं है कि कोई फीवर हो जाए तो उसे कोविड समझते हैं। हालांकि टेस्ट कराना तो उचित ही है, पर टेस्ट कम सारे टेस्ट जितने भी हो रहे हैं वो नेगेटिव ही आ रहे हैं। बट वैसे वायरल फीवर्स, इन्फ्लुएंजा और दूसरे वायरल फीवर जो सीजनल होते हैं, इस वक्त काफी केसेस बढ़े हुए हैं, पर डर वाला स्थिति नहीं है कोविड से। बट फिर भी देखते हुए, क्योंकि कुछ केसेस तो हैं ही, तो हमें उससे बचाव करके रहना होगा, सारी सावधानी बरतनी होगी। और जैसा हमारे डॉक्टर कपिल ने भी कहा कि वो वैक्सीनेशन से किसी भी तरीके का परहेज नहीं होना चाहिए, किसी तरह की भ्रांतियां नहीं होनी चाहिए कि कोई साइड इफेक्ट होता है या कुछ होगा। तो वैक्सीनेशन तो मस्ट है, एंड ये वर्ल्ड ओवर एक्सेप्टेड है, और इतनी सारी वैक्सीन हमारे कंट्री में भी लग चुका है, ऐसा कोई साइड इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिले हैं। तो वैक्सीन ड्राइव तो चलते ही रहना चाहिए, और तेज गति से चलना चाहिए। जितना भी अवेलेबल है, जितनी वैक्सीन बन रही है, अभी 2 डोज लगा और बूस्टर डोजेज लगने का भी चांसेस आएंगे। तो वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए अगेंस्ट तो बिल्कुल ही कुछ काम नहीं करना चाहिए। वैक्सीनेशन तो होना ही है, जरूर, बहुत ही होना जरूरी है।
बिल्कुल, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है और यही लोगों को समझना होगा। वैक्सीनेशन एक सुरक्षा चक्र है जो उनको अपनाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर कपिल, देखिए, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, कोरोना की स्थिति को लेकर, लेकिन इसी बीच एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई, जो कि कार्डियक अरेस्ट जो लोगों को आ रहा है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कहीं ना कहीं, और कई ऐसे जो मामले हैं वो हमने दूसरी लहर में भी देखे हैं कि कोरोना से रिकवरी के बाद लोग कार्डियक अरेस्ट की चपेट में आ रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उस पर, किस तरीके से लोग अपना ख्याल रखें? मैम, जो लोग, ये आपका क्वेश्चन दो भागों में मैं इसको जवाब देना चाहूँगा। पहला, जो लोग कोरोना से रिकवर्ड केसेस हैं, और दूसरे वो केसेस जिनको कोरोना नहीं हुआ है। पहले केसेस जो कोरोना से रिकवर हुए हैं, उन लोगों को जो कार्डियक प्रॉब्लम्स हुई हैं, ये क्योंकि कोविड में ये जो इडियोपैथोजेनेसिस पे जब देखा गया तो ये पाया गया कि कोरोना की वजह से हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्लोटिंग हो जाता है। तो वो क्लोटिंग की वजह से कार्डियक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हमें कोरोना से रिकवर होने के बाद अपना डी डाइमर और जो पीसीआर है वो सब कराना चाहिए, सीपीआर टेस्ट कराना चाहिए। सीपीआर कराकर अपना टेस्ट कराकर जो भी वैल्यूज आती है अपने कंसर्न कार्डियोलॉजिस्ट को हमें दिखाना चाहिए। सॉरी, सीपीआर करा, सीआरपी वैल्यू, सॉरी, है ना। तो हमें अपने कंसर्न कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर कपिल, मैं लौटूंगी आपके पास। नोएडा से कपीश, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपीश, क्या सवाल है आपका? मेरा नाम सतपाल कपिल सेक्रेटरी जी। कपीश, अपना सवाल पूछिए आप। मैं वैक्सीनेशन तो मैंने करवा दी दोनों जी। अभी भी वीकनेस बहुत आ रही है मेरे को। कोविड हो गया था मेरे को, तो अभी वीकनेस बहुत है, और जैसे नेल्स का पकना, बालों का झड़ना, ऐसी समस्याएं हैं जी। ठीक है, ठीक है, इसका जवाब हम लेंगे। डॉक्टर कपिल, आप अपनी बात पूरी कीजिए और फिर इसका जवाब मैं डॉक्टर एल तोमर से लूंगी। तो मैम, मेरा यही जवाब था कि जो लोग कोरोना से रिकवर्ड है उन्हें अपना कोरोना से रिकवर होने का डी डाइमर और अपना जो सीआरपी है जो है वो टेस्ट कराना चाहिए जी। उसके बाद अगर जो लोग कोरोना से रिकवर नहीं है, जिनको कोरोना नहीं हुआ, उनको अगर कार्डियक प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हो सकता है वो एक महज इत्तेफाक हो या पहले से हमें कोई कार्डियक प्रॉब्लम डेवलप हो रही है जो वैक्सीनेशन के बाद हमें एकदम आ गई। जैसे मैंने पिछले भी अपनी चर्चा में बताया था कि जैसे जो हमारे एक्टर थे जिनको पिछले महीने कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो भगवान को प्यारे हो गए, तो वो एक वाकया था। ऐसा नहीं है कि उसको हमें सिर्फ कोरोना वैक्सीनेशन से ही जोड़ के देखा जाना चाहिए। कोरोना वैक्सीन की वजह से किसी को भी कार्डियक प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं, ऐसा रिसर्च में, जर्नल्स में आ चुका है। लेकिन हाँ, कुछ पेशेंट्स में हम ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ पेशेंट्स की प्रॉब्लम एग्रेवेट जरूर हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी अभी रिसर्च और बहुत सारी चीजें चल रही हैं जिसमें अभी भी कुछ कह पाना बहुत लाजमी नहीं है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर एल तोमर से मैं जवाब लूंगी। देखिए, अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे नोएडा से, कपीश, डॉक्टर एल तोमर, बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन के बाद हल्की थकान, कमजोरी महसूस होती है, लेकिन लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि आखिर कितने दिन तक। लोगों को लगता है कि वैक्सीनेशन करवाया तो 10 से 20 दिन तक या हम कहें 1 हफ्ते तक ये दिक्कतें रह सकती हैं, लेकिन जब लंबा खींचना चलना शुरू हो जाता है तो वो फिर परेशानी कोई और भी हो सकती है। ये मैंने सवाल आपसे पहले भी किया, लेकिन कपीश के सवाल का आप जवाब दीजिए। जी, देखिए, वैक्सीनेशन से जो साइड इफेक्ट होगा वो ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत लंबे टाइम तक खींचेगा। वैक्सीनेशन से शुरू वाली फेज में फीवर हो सकता है। देखिए, वैक्सीनेशन जब भी होता है तो वैक्सीनेशन से बॉडी के अंदर कुछ इम्यून रिएक्शंस तो होंगी, एंड इम्यून रिएक्शन में आपकी बॉडी उस तरह से उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, देयर विल बी सर्टेन चेंजेस। वो होना जरूरी है। किसी में सिम्टम्स आ सकते हैं, किसी में सिम्टम्स नहीं आ सकते हैं। फीवर हो सकता है, फीवर थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, 1-2 दिन परसिस्ट कर सकता है, बट देखने में ये आया है कि कोई भी फीवर 2-3 दिन से ज़्यादा परसिस्ट नहीं करता है, और कोई भी ऐसी वजह नहीं है। कुछ केसेस, बहुत ही रेयर केसेस में देखने में कि क्लॉटिंग वगैरह मिला, बट दैट वाज सो रेयर कि जिसे आप उससे लिंक नहीं कर सकते हैं जी। इतनी क्लॉटिंग वाले केसेस तो वैसे ही होते हैं, बिना वैक्सीन के भी होते हैं, सो उसे लिंक करना सही नहीं है। अगर किसी में वीकनेस कोई बहुत दिन तक परसिस्ट कर रहा है, दिस इज नॉट एट ऑल लिंक विद वैक्सीन, एंड दिस मे बी, देयर मे बी सम अदर रीजन फॉर दिस। हाँ, अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है, कोविड इन्फेक्शन हुआ है, उसके बाद वीकनेस काफी दिन तक परसिस्ट कर रही है,
इन्फेक्शन किस लेवल का हुआ है, कौन सी मेडिसिन ली हैं, मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट रहे हैं, और इन्फेक्शन की सीवियरिटी, लंग्स इफेक्ट, क्लॉटिंग इफेक्ट, बहुत सारी फीचर्स हैं। जैसा अभी बताया कि सीआरपी देखना है, डी डाइमर देखना है, और भी टेस्ट है, कुछ इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। और उस वीकनेस को कम करने के लिए ये एडवाइस भी दी गई कि बहुत ज़्यादा एकदम एक्सरसाइज शुरू नहीं करना है, बहुत ही माइल्ड एक्सरसाइज शुरू करना है, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, डाइटरी मैनेजमेंट, माइल्ड एक्सरसाइजेज, वो सारी चीज करनी है। और आजकल तो कोविड की क्लिनिक्स भी बन गई हैं, जो कोविड से रिकवर कर रहे हैं लोग, है ना, जो कोविड से रिकवर करें उनके लिए स्पेशलाइज क्लिनिक है, वहाँ जाके कंसल्ट करना चाहिए जो भी डॉक्टर्स इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सो वैक्सीन से तो मैं कहूँगा, वैक्सीन का तो ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है कि बहुत लंबे टाइम तक वीकनेस चलेगी, कुछ अलग वजह होना चाहिए। बट हाँ, यस, जिसे कोविड हुआ है उसमें वीकनेस काफी टाइम तक परसिस्ट करती है, और उसका उचित इलाज किया जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, डॉक्टर कपिल से भी इस पर हम सजेशंस ले लेते हैं। डॉक्टर कपिल, जिन लोगों को वीकनेस की प्रॉब्लम है कोरोना के बाद, कोरोना से दुरुस्त होने के बाद, ऐसे लोगों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि क्या वो ऐसा खास ख्याल रखें, कैसी डाइट लें, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें? मैं सबसे पहले तो उन लोगों को डाइट पे बहुत वर्क करना होगा, क्योंकि कोरोना के बाद जो वीकनेस का कारण है वो हमारी डाइट भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी डाइट के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, वो कुछ भी खाने लगते हैं एकदम बीमारी से रिकवर होने के बाद। तो हमें हेल्दी डाइट की तरफ जाना होगा, ग्रीन सैलेड होगा, और हमें जो फ्रूट्स हैं उनको अपनी डाइट में शामिल करना हो, बजाय हमें तली हुई चीजें या बाहर की पैक्ड फूड की बजाय। दूसरी चीज, हमें वीकनेस से लड़ाई जारी रखने के लिए अपने वॉक पे ध्यान देना होगा। हमें लंग एक्सपेंशन एक्सरसाइज जो है, कुछ हमें योगा करना होगा, जिससे हमारी इम्यूनिटी और जो लंग कैपेसिटी है, टोटल लंग कैपेसिटी, वो वापस से रिकवर की जा सके। तीसरा, हमें अपने आप को तनाव मुक्त रखने के लिए चाहे हम मेडिटेशन करें, चाहे हम संगीत सुने, या हम अपनी जो भी हमारी हॉबी है उसमें अपने आप को थोड़ा इन्वॉल्व रखें, ताकि हमारे ब्रेन को रिलैक्सेशन मिले, बॉडी को रिलैक्सेशन मिले, और जिससे हमारी जो बॉडी है वो हीलिंग प्रोसेस को एनहांस हो जाए, फास्ट हो जाए, और हमारी जो वीकनेस है वो कितना जल्दी हो सके उससे हम निजात पा सकें। ठीक है, डॉक्टर एल तोमर, आप ऐसे लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो वैक्सीनेशन से बचते हैं। उनको लगता है कि ये गंभीर बीमारी जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी क्रिएट कर सकती है, और ऐसे ही लोगों को वैक्सीनेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी होती है। लोग इस बात को समझ नहीं पाते। देखिए, ये तो आपने जो बात का प्रश्न किया बहुत ही अच्छा है कि जो लोगों को बीमारी है वो वैक्सीन से बचना चाहते हैं। वैक्सीन से उनके लिए तो वैक्सीन और भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो डायबिटीज है, बीपी, हार्ट, कैंसर, व्हाटएवर प्रॉब्लम दे आर हैविंग, अगर उन्हें ये कोविड इन्फेक्शन हो जाता है, उनकी इम्यूनिटी तो वैसे ही बहुत वीक होती है, तो उसमें तो उनकी कॉम्प्लिकेशंस का रेट बहुत ही हाई होगा। तो ऐसे केसेस को मैंने भी देखा, ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कहते हैं कि मैं वैक्सीन लगा सकता हूँ, कि लगा सकता हूँ। 100% लगवाना चाहिए। अगर कोई बीमारी है तो उसको तो वैक्सीन बहुत ही लगाना बहुत ही जरूरी है। और ऐसे केसेस को, जो हाई रिस्क केसेस थे, गवर्नमेंट ने भी पहले बहुत उनको प्रायोरिटी दी थी कि जो हाई रिस्क केसेस हैं उनको तो वैक्सीन सबसे पहले लगाना चाहिए, चाहे वो एल्डरली लोग हैं, चाहे वो किसी डिजीज प्रोसेस से ग्रसित हैं, उनके लिए तो वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोविड उनके लिए बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो सकती है। उनमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होंगी, और मेडिसिन भी जो चलती हैं उनके मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो जो हाई रिस्क केसेस हैं, जिन्हें कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, उनके लिए वैक्सीन लगाना तो बहुत जरूरी है, और वो वैक्सीन, उनमें साइड इफेक्ट से डरने का उनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, डॉक्टर कपिल शर्मा, आप चूंकि डेंटल सर्जन हैं तो हम कुछ सवाल कोरोना से हटकर ले लेते हैं। चूंकि डेंटल सर्जन हैं आप, और आप देखते होंगे बहुत सारी ऐसी गंभीर दिक्कतों के साथ आपके पेशेंट्स आते होंगे आपके पास, लेकिन सवाल यही है कि जो हमारी डेंटल हेल्थ है, जो ओरल हेल्थ है, उसको लेकर लोग अवेयर भी नहीं है। ख़ास तौर पर अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करते हैं तो वहाँ तो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते कि ओरल हेल्थ को कैसे सही रखा जा सकता है। तो आप आज इस माध्यम से, इंडिया न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से, चूँकि हमारे साथ ग्रामीण दर्शक भी जुड़ते हैं, हमारे साथ शहरी दर्शक भी जुड़ते हैं, हम चाहते हैं कि दांतों का कैसे खास ख्याल रखें, उस पर आप कुछ टिप्स जरूर दें। मैम देखिए, अभी जैसे आपका क्वेश्चन बिल्कुल उचित है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग उतना ज्यादा हमारी हेल्थ, ओरल हेल्थ के बारे में अवेयर नहीं है, या नेग्लेक्ट करते हैं, लापरवाही बरतते हैं। तो मैं हमारे सभी पेशेंट्स को कहता हूं कि आपको सिर्फ 5 बातों को फॉलो करना है, जिसे मैं अपना त्रिवेणी डेंटल हेल्थ मंत्रा भी कहता हूं।
कि सबसे पहले हमें 2 बार ब्रश करना है। 2 बार जो हमें ब्रश करना है वो आफ्टर ब्रेकफास्ट और आफ्टर डिनर, मतलब सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले हमें ब्रश करना है। और अब ब्रश जो है वो हमारा बिल्कुल नरम होना चाहिए, हार्ड ब्रश का प्रयोग नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात कि हम कुछ भी खाते हैं, अगर हम पानी के अलावा कुछ भी खाते पीते हैं तो हमें कुल्ला जरूर करना है। ये दूसरी बात जो विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जो भी हम खा पी रहे हैं उसके पार्टिकल्स हमारे मुंह में रहते हैं और वो बैक्टीरियल अटैक को न्योता देते हैं, जिससे हमारे मुंह में ओरल कैविटी में डीके शुरू हो जाता है। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें फ्लोरिडेटेड माउथ वॉश का प्रयोग जरूर करना है, कि हमें एंटीसेप्टिक माउथ वॉश का प्रयोग करना है। अगर हम नियमित रूप से, ऐसा रिसर्च में सामने आया कि नियमित रूप से हम माउथ वॉश का प्रयोग करते हैं दिन में 1 बार, तो हमारी जो डेंटल प्रॉब्लम्स हैं या तो नहीं होती हैं ना के बराबर होती है। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि तो बहुत बड़े एजुकेटेड लोग जो शहर में मेट्रो सिटीज में भी जो लोग हैं वो भी नहीं करते हैं फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग अगर हम अपने नियमित रूप से अपने दांतों में नहीं करते हैं तो हमारे दांतों का लगभग 33% हिस्सा ऐसा होता है जो ब्रश से साफ नहीं हो पाता। तो वो 33% जो हिस्सा होता है वो साफ नहीं हो पाता। उसके साफ ना होने की वजह से हमारे मुंह में कैविटी शुरू हो जाती है, गम प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बेड ब्रेथ शुरू हो जाती है, मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाती है ना। तो वो चौथा चीज है। पांचवी चीज है डाइट। हमें जो डाइट लेनी है, हमें जो स्वीट खाने हैं, खाना मीठा खाना है, उसको हमें नियंत्रित करना होगा। हमें जो भी डाइट लेनी है ज्यादा से ज्यादा हम सैलेड लें, फ्रूट का प्रयोग करें, पैक्ड फूड की तरफ ना जाए, क्योंकि पैक्ड फूड में सभी में प्रेजर्वेटिव होते हैं। प्रेजर्वेटिव होने की वजह से वो हमारे दांतों को ज्यादा हार्म पहुंचाते हैं, हानिकारक होते हैं। तो ये 5 चीजें हैं जिससे लोगों को देखना चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्र में मैं ये कहूंगा आज ब्रश और पेस्ट कोई ऐसी कॉमोडिटी नहीं है जो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। अगर आप ब्रश और पेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट मिनिमम जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में दातुन जिसे बोलते हैं, एटलीस्ट वो तो हमें किया जाना चाहिए। आई एम नॉट ए प्रोपोनेंट ऑफ कि हम दातुन ही करें, है ना, लेकिन दातुन से बेटर है ब्रश करना। अगर हम ब्रश नहीं कर पा रहे हैं तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग जी, है ना। और 6 महीने में डेंटल चेकअप बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं, भगवान ने हमें दांत दी हैं ताउम्र जिंदगी भर 2 सालों तक उनसे खाने के लिए, अगर हमारे दांत उससे पहले निकल जाते हैं, उससे पहले उनमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उसका कारण हम खुद हैं। हमें ध्यान देना होगा कि जैसे हम रूटीन बॉडी चेकअप कराते हैं, कार्डियक चेकअप कराते हैं, ऐसे हमें डेंटल चेकअप भी कराना चाहिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी ना हो कि दांत निकालने की स्थिति तक आ जाए। बहुत ज़रूरी बातें डॉक्टर कपिल आपने बताई हैं और जाहिर तौर पर लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद ये साबित हो सकता है। बहुत आसान से शब्दों में आपने बहुत ही बड़ी सीख यहाँ पर लोगों को दी है जो उनको डेंटल से जुड़े इश्यूज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगी। डॉक्टर एल तोमर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आप ऑर्थोपेडिक्स हैं, मैं चाहती हूँ आप अपनी फील्ड से जुड़ी कुछ खास बातें लोगों से शेयर करें उनकी हेल्थ को लिहाज में रखते हुए। देखिए, जहाँ तक ऑर्थोपेडिक्स का बोन हेल्थ का सवाल है तो उसके लिए तो बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम होते ही हैं और बोन हेल्थ का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। उसको मेंटेन करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए, कैल्शियम का प्रॉपर इंटेक चाहिए, विटामिन D3 का प्रॉपर इंटेक चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ये मेनोपॉज के बाद लेडीज़ में, कैल्शियम का कमी, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। एल्डरली पेशेंट्स, जितने भी एल्डरली पेशेंट्स हैं उसमें जॉइंट्स की प्रॉब्लम बढ़ेंगी ही। एक नॉर्मल प्रोसेस है, 60-65 के आसपास नी जॉइंट्स की प्रॉब्लम बढ़ेंगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस की परेशानी बढ़ जाएगी। इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ ये है कि अगर आप चलते रहते हैं, थोड़ा बहुत मेडिसिन लेने से काम चलता है, चलते रहिए, लेकिन एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि आपके जॉइंट्स इतने डैमेज हो जाते हैं कि आप उस तरीके से अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मेंटेन कर पाते हैं और ऑपरेशन का जरूरत पड़ती है। ऑपरेशन करने का जैसे कि रिप्लेसमेंट का जरूरत पड़ती है नी जॉइंट के लिए। डॉक्टर एल तोमर, मैं आपके पास लौटूंगी। एक गुरुग्राम से नवीन दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं। नवीन, आपका क्या सवाल है? नवीन, अपनी बात रखिए आप। मैडम, एक्चुअली मेरे पायरिया की समस्या है, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ उसके लिए कोई ऐसा घरेलू उपाय भी हो सकता है क्या? क्या समस्या है आपको? ब्लड आ जाता है दांतों के अंदर, अभी भी आ जाता है। ठीक है, इसका जवाब हम लेंगे डॉक्टर कपिल से। पहले डॉक्टर एल तोमर अपनी बात पूरी कर लें। ठीक है, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। जैसे कि एल्डरली पेशेंट्स में नी जॉइंट्स का प्रॉब्लम जो कॉमनली होती है और उसमें सर्जरी का इंडिकेशन होता है, तो अगर सर्जरी का इंडिकेशन है और प्रॉपर सलाह ली गई है तो उसको बहुत डिले नहीं करना चाहिए।
क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। और अगर आप बहुत डिले कर देते हैं तो स्पाइन में और बाकी जोड़ों में इतना प्रॉब्लम हो जाती है कि सर्जरी करने से भी उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होता है। जी। आज की डेट में अगर आप एक, क्योंकि लॉन्जिविटी तो बढ़ ही गया है एज का, बिकॉज ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड फैसिलिटीज 85-90 तक लोग पहुंचते हैं, बट हमारे जॉइंट्स, नी जॉइंट्स स्पेशली 70 ईयर्स तक, 65-70 ईयर्स तक पहुंचते पहुंचते इतने डिजेनरेट हो जाते हैं कि आप 60% लोगों को जो इस स्टेज को क्रॉस करते हैं उन्हें जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है और उन्हें ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, डॉक्टर कपिल आपका रुख करना चाहूंगी। आप नवीन के सवाल का जवाब दीजिए। उनका कहना है कि उनके दांतों में कई बार खून आ जाता है, तो ये क्यों होता है और क्या इसके उपाय हो सकते हैं ठीक करने के? मैम देखिए, मसूड़ों से खून आना एक बहुत कॉमन समस्या है जो लगभग हमारी 30% जनता में आमूमन देखी जाती है। खून आने के बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो सबसे पहले कि ओवर ब्रशिंग इसका कारण हो सकता है कि हम ब्रश को बहुत ज्यादा रगड़ के करते हैं। ब्रश जब भी हमें करना चाहिए बहुत हल्के हाथ से करना चाहिए। ब्रश करने का मतलब ये नहीं है कि हम बर्तन की तरह उन्हें मांज रहे हैं दांतों को, हमें बड़े हल्के हाथ से करना चाहिए। मसूड़े बहुत ही नाजुक होते हैं, अगर ब्रश को हम बहुत तेजी से करेंगे तो जो हमारे मसूड़ों की जो ऊपर की लेयर होती है वो छिल जाती है, जो ब्लीडिंग का कारण बनती है, पहली बात। दूसरी बात कि हमारे मसूड़ों से खून आने की समस्या उन पेशेंट्स में भी होती है जो अपनी ओरल हेल्थ को नेग्लेक्ट करते हैं। नेग्लेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि सुबह शाम ब्रश नहीं करते हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उनको गम्स की प्रॉब्लम जो पाई है वो डेवलप होने लग जाती है। शुरुआती स्टेज में हल्का हल्का ब्रश करते हुए खून आता है, थोड़ी प्रॉब्लम और बढ़ती है तो हल्की हल्की दांतों में मोबिलिटी आ जाती है, थोड़ी और प्रॉब्लम बढ़ेगी तो मुंह से स्मेल आने लग जाएगी, थोड़ी और प्रॉब्लम बढ़ेगी तो दांत और ज्यादा हिलने लग जाएंगे, थोड़ी और प्रॉब्लम बढ़ी तो मसूड़े अपनी जगह छोड़ के नीचे चले जाते हैं और इवेंचुअली दांत निकल जाता है। तो हमें इन सब प्रॉब्लम से बचना है। हमारे देश में आपको जान के हैरानी होगी, पायरिया सबसे बड़ा कारण है मुंह में दांत के निकलने का। अगर हमारे देश में जितने भी लोगों के दांत निकलते हैं, डेंटुलिज्म होता है, उसमें 70 से 80% कारण जो होता है वो पायरिया होता है, जिसकी वजह से लोग दांत निकलते हैं। तो ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका रोकथाम नहीं की जा सकती। इसकी रोकथाम के लिए पहले हमें अपने नजदीकी जो डेंटिस्ट हैं उनको जाके दिखाना होगा कि वो जो भी उनका कारण है उसको रूल आउट करें कि वो ब्रशिंग की वजह से हो रहा है, कि वो किसी पैथोलॉजी की वजह से हो रहा है या कोई प्रॉब्लम है। हमने डेंटिस्ट को दिखाया, डेंटिस्ट को दिखाने के बाद वो रूल आउट करे। अगर ब्रशिंग की वजह से तो आपको सही ब्रश करने का तरीका बताएंगे जो आप अपने घर में कर सकते हैं, होम रेमेडी है। और अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है जिसका निदान करना जरूरी है तो जो भी दंत चिकित्सक हैं वो उनकी चाहे वो स्केलिंग करे, ओरल प्रोफिलैक्सिस करे, क्यूरेटाज करे या फ्लैप सर्जरी, जो भी नेसेसरी ट्रीटमेंट है वो करेंगे और ताकि आपकी पायरिया की प्रॉब्लम से आपको निजात मिल जाए। जी ठीक है, बहुत ज़रूरी आपने सलाह दी है और हम उम्मीद करते हैं कि नवीन को उनके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। डॉक्टर एल तोमर, आपके पास मैं आना चाहूँगी। आपने बहुत सारी ज़रूरी बातें बताई हैं ऑर्थो से जुड़ी हुई, लेकिन महिलाओं का आपने जैसे जिक्र किया और हम भी देखते हैं अपने आसपास जो महिलाएं होती हैं उनमें घुटनों की समस्या बहुत आम देखी जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानी उनको झेलनी पड़ती है। इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं और क्या ऐसी ज़रूरी बातें जो आज आप शेयर कर सकें जो उन महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद हो सके? कोई ऐसी हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो वो घर में करें या फिर कोई ऐसा ट्रीटमेंट जो उनको लेना चाहिए? शायद संपर्क। डॉक्टर एल तोमर, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है उनसे संपर्क टूट गया है हमारा कुछ तकनीकी खामी के चलते। हम एक बार फिर से उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो लगातार हम कोशिश यही कर रहे हैं कि लोगों को उनके सवालों का जवाब मिल सके। कोरोना से जुड़ी कोई भी आपकी समस्या है, कोई भी डॉक्टरी सलाह आप लेना चाहते हैं तो आप इंडिया न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से ले सकते हैं और हम कोशिश यही करते हैं कि तमाम उन सवालों का जवाब आपको मिल सके। डॉक्टर से आप सीधा संपर्क कर सकते हैं इस कार्यक्रम के ज़रिए। और ना केवल कोरोना, अगर आपको कोई और भी दिक्कत है तो कई ऐसी फील्ड के स्पेशलिस्ट हमारे साथ बैठते हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं और अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं चूँकि, तो आप अपनी कोई भी समस्या उनसे जुड़ी, उनकी फील्ड से जुड़ी भी उनसे पूछ सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत है तो ये इनिशिएटिव हेलो डॉक्टर का इंडिया न्यूज़ ने लिया है ताकि लोगों को आसानी रहे, घर बैठे वो अपना इलाज ले पाएँ। डॉक्टर कपिल, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। देखिए, लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ते हैं और कोशिश यही रहती है हमारी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकें। डेंटल की चूँकि अगर हम बात करते हैं तो डेंटल एक ऐसी
चीज़ है कि लोग अवेयर नहीं होते हैं उसके लिए। आप कह रहे हैं कि हर 3 महीने में चेकअप करवाना चाहिए, लेकिन कितनी ऐसी आबादी है, कितने ऐसे लोग हैं जो आप भी देखते हैं एज अ डॉक्टर कि अवेयर हैं, और ऐसे में अगर हम हरियाणा की सिचुएशन को देखते हैं, लोगों के मूड को देखते हैं, तो क्या लगता है आपको कि डेंटल के लिए क्या उतनी अवेयर है जनता जितना होना चाहिए? तीन चेकअप कराती है, लेकिन मैं तो सिर्फ डॉक्टर कपिल, कोई तकनीकी खामी है और इसके चलते आपकी आवाज़ हम तक सही नहीं पहुंच पा रही है। हम एक बार फिर से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर कपिल यहाँ पर बता रहे थे कि कैसे आप अपनी जो दांतों की हेल्थ है, जो आपकी ओरल हेल्थ है, उसको आप इग्नोर ना करें। हर 3 महीने में आपको चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। हम जानने की कोशिश यही कर रहे थे डॉक्टर से कि हरियाणा में कैसी स्थिति है, क्या लोग असल में उतने अवेयर हैं, लेकिन बड़ा सवाल है ये, और कहीं ना कहीं लगता भी है कि लोगों को जितना अवेयर होना चाहिए उतना अवेयर नहीं है। तो आपको अपने दांतों का ख्याल रखना है। जो भी बातें डॉक्टर्स आपको बता रहे हैं वो आपको ज़रूर फॉलो करनी है। कपिल शर्मा डॉक्टर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर, आपकी आवाज़ में कोई दिक्कत थी, आप अपनी बात अब पूरी कीजिए। मैम, जैसे कि मैंने बताया कि शहरी क्षेत्र में लगभग 20 से 30% चलता है जो अब अवेयर है, जो रूटीन डेंटल चेकअप के लिए क्लिनिक्स में आती है। लेकिन जहां तक हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो हार्डली 5 से 10% जनता ही है जो अवेयर हुई है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा काम किए जाने की आवश्यकता है, और मैं यही सरकार का भी प्रयास है और प्राइवेट हेल्थ के डेंटल हेल्थ केयर सेक्टर का भी प्रयास रहता है कि वो समय समय पे चेकअप कैंप लगाते हैं ताकि लोगों में जागरूकता आए। और एक चीज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा आपके हेलो डॉक्टर के माध्यम से, कि अभी कोरोना ने हमें सिखाया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऐसे ही हम लोग कहते हैं, हमारी डेंटल फील्ड में कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम अपने दांतों का नियमित रूप से चेकअप कराते हैं तो हम इन दांतों से जब तक खा सकते हैं जब तक हम इस धरती पर जीवित हैं। मेरा अपना पर्सनल मानना यह है कि नो वन शुड डाई विद हिज टीथ सिटिंग इन ए ग्लास ऑफ वाटर। किसी को भी नकली दांतों की जरूरत ना पड़े, वो अपने असली दांतों के साथ इस धरती पर आए हैं और असली दांतों के साथ ही वो इस धरती से जाए। बिल्कुल डॉक्टर कपिल, आप हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हम देखते भी हैं जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिनका गांव देहात में एक अलग तरीके का लाइफस्टाइल रहा है, उनके दांत अभी तक हमें बहुत मजबूत मिलते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, जो छोटे बच्चे, उनमें भी दांतों को लेकर इश्यूज आने शुरू हो गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अंतर है हमारे लाइफस्टाइल का, हमारे खान पान का। जो पुराने लोग थे वो एक अलग तरीके की जीवन शैली जीते थे। आज चूंकि जंक फूड है, फास्ट फूड है, ये ऐसी आदतें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे दांतों को खराब करती हैं। मैम, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमारी डाइटरी हैबिट्स बिल्कुल चेंज हो गई है। जो हम छोटे बच्चों की बात करते हैं, हमारे छोटे बच्चे क्या खा रहे हैं? वो पिज्जा, बर्गर, चाउमीन ऐसी चीजें खा रहे हैं, सॉफ्ट फूड खा रहे हैं, पेल्ड फूड खा रहे हैं। जबकि हमारे से पहले वाली जो जनरेशन थी, जो 50 साल 40 साल पहले की जनरेशन थी, वो लोग नेचुरल डाइट लेते थे। वो कीड़ा ककड़ी जो मजबूत, ना केवल मांसपेशियां मजबूत होती थी, दांत और मसूड़े भी स्वस्थ रहते थे। बच्चों को अगर आप गन्ना खिलाना चाहेंगे, चाहे वो आप मेरे बच्चे हों, अगर हम उन्हें गन्ना खिलाना चाहेंगे तो वो अपना गन्ना भी नहीं खा पाएंगे। बिल्कुल, उनका मुंह थक जाता है गन्ना खाने की शुरुआत करके। आप उन्हें मना कर देंगे खाने को, उन्हें खाएंगे। खाने से हैं जो डेवलप नहीं हो रही, डेंटिशन में बहुत फर्क आ रहा है, हमारी हाइजीन बहुत अच्छी बेहतर नहीं हो पाती। ऊपर से जो हमारे मसूड़े हैं वो वीक होते चले जाते हैं, वो ज्यादा हो रही हैं। तो ये प्राइमरी बहुत बड़ा कारण है कि हमारी जो डाइटरी है चेंज हुई है, मतलब उसकी वजह से ये बहुत बढ़ रही है। जितना ज्यादा हम चीजों की तरफ आएंगे उतना ज्यादा हमारी हेल्थ रीगेन होगी, उतना ज्यादा हमारी हेल्थ बेनिफिट्स लाइफ में बढ़ते जाएंगे।
ठीक है, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें सबसे ज़्यादा खान पान पर ध्यान देने की ज़रूरत है और खान पान के साथ रेगुलर हेल्थ चेकअप, चूंकि डॉक्टर कपिल आप कह रहे हैं लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके अंदर कोई ऐसी बीमारी पनप तो नहीं रही है ताकि वो आगे आने वाले समय में वो ट्रिगर ना हो। बिल्कुल। डॉक्टर कपिल, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल पहुंच पा रही है। तो कहीं ना कहीं जो रेगुलर हेल्थ चेकअप है वो ज़रूरी है और खान पान पर खास ख्याल रखें तो हम दांतों को बचा सकते हैं, दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। ये 2 मंत्रा काफ़ी है लोगों के लिए। बिल्कुल मैम। जो जिन लोगों के कुछ दांतों की सर्जरी हुई है या फिर कोई ऐसी दिक्कत है उनको ओरल हेल्थ से जुड़ी हुई, उनको आप क्या खास बातें बताना चाहेंगे आज के इस शो के जरिए कि वो अपना खास ख्याल कैसे रखें? क्योंकि जो लोग ओल्ड एज में चले जाते हैं उनको फिर कई सारी ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं जिनके बारे में उनको जानकारी भी नहीं होती है। जैसे जिन लोगों की दांतों की सर्जरी होती है, पहले तो दांतों की सर्जरी के कई सारे कारण हैं। मुंह में या तो कोई मसूड़े में इन्फेक्शन की वजह, दांत में इन्फेक्शन की वजह से डेवलप हो गई है, फंगस की वजह से हमारा जो इन्फेक्शन आ गया जिसकी वजह से करना पड़ा, सर्जरी हुई। फिर कैंसर सर्जरी, ओरल कैंसर सर्जरी हुआ है या कोई हेमीमैंडिबुलोपैथी हुआ है या कोई मेजर रिसेक्शन हुआ है ओरल कैविटी में, लोगों को सबसे पहले जो ध्यान देने की जरूरत है या जिनको रेडिएशंस लगते हैं ओरल कैंसर की वजह से, उनको को सबसे पहले तो ध्यान देने की जरूरत ये है कि अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखें, नियमित रूप से अपना चेकअप कराएं और अपने मुंह में ड्राइनेस ना आने दें। ड्राइनेस ना आने दें मतलब मुंह को सूखा ना रहने दें, चाहे हमें लिक्विड लेना हो लिक्विड लें। आजकल तो बहुत सारी प्रेपरेशंस भी आ रही है, मार्केट प्रेपरेशन, जिससे वेट माउथ रहता है, जिससे मुंह गीला रहता है। क्योंकि अगर हमारा मुंह सूखा तो शुरू होने लग जाती है जो और एक बड़ी प्रॉब्लम की तरफ ले चली जाती है हमें। कोई भी मेजर सर्जरी है, चाहे इम्प्लांट सर्जरी करवानी हो, इम्प्लांट सर्जरी जिससे दांतों को दोबारा से फिक्स करते हैं, पूरे जो को इम्प्लांट करते हैं, तो बाद भी हमें हाइजीन की जरूरत है। मैं कहूँगा उतनी नहीं, उससे ज्यादा ओरल हाइजीन की जरूरत है जो हमारे नेचुरल डेंटिशन में थी। अगर हमारे नेचुरल डेंटिशन में हमने साफ सफाई रखी होती तो अपनी मेजर सर्जरी की तरफ ना जाना पड़ता, हमें कोई इम्प्लांट सर्जरी की तरफ ना जाना पड़ता। तो हमें केयर ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर हम केयर करेंगे तो उन दांतों को या जो भी अभी प्रिजर्व हमने स्ट्रक्चर को प्रिजर्व किया है उसको हम लंबे समय तक बचा के रख पाएंगे, नहीं तो हमें बहुत ही सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा जिससे नुकसान ज्यादा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कपिल, आप हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर एल तोमर भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं हमने कोशिश ये की है कि कोरोना से लेकर जो आपकी डेंटल हेल्थ है, जो आपके ऑर्थो से जुड़ी कोई समस्या है, उस पर हम बात कर सकें और आपके हर सवाल का जवाब हम आपको दे पाएँ। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका हेल्थी रूटीन, वो आपको फॉलो करना होगा, आपकी डाइट पर ध्यान देना होगा, हल्की फुल्की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप नियमित रूप से करते रहे तो आपका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर रहेगा। इसी के साथ हेलो डॉक्टर में इतना ही। नमस्कार।